कल्पना कीजिए सुबह की चाय के साथ कोई फोर्टिफाइड बिस्किट खा रहा है या फिर रसोई में कोई खास ब्रांड का आटा इस्तेमाल हो रहा है। देखने में तो वो सिर्फ साधारण गेहूं या अनाज ही लगता है ना। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो सिर्फ एक आम बिस्किट या आटा है। हाँ, लेकिन असल में उस आटे या बिस्किट के अंदर एक बेहद जटिल वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया माइक्रो पाउडर छिपा होता है। एक ऐसा पाउडर जिसे परफेक्ट बनाने में शायद 3 दशक का समय लगा हो। सही कहा। और आज की दुनिया में स्वास्थ्य सेवा सिर्फ अस्पताल के बिस्तर या बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं रह गई है। एकदम सही। मतलब अब पूरा ध्यान प्रिवेंटिव वेलनेस पर है, यानी बीमारी को होने से पहले ही रोकना। तो आइए आज इस विषय पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के केंद्र में हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड है। इसे आप दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स के पीछे का अदृश्य शेफ कह सकते हैं। और हमारे पास आज उनके वित्त वर्ष 26 के वित्तीय प्रदर्शन के पूरे आंकड़े हैं, साथ ही उनका विस्तृत इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और हालिया अर्निंग्स कॉल की पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है। हाँ, मैंने वो सब देखा और सच कहूं तो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये कि ये सिर्फ 1993 में शुरू हुई एक साधारण कंपनी की कहानी नहीं रह गई है। आज ये कंपनी कुपोषण से लड़ने से लेकर बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को पोषण के प्रीमिक्स देने तक का काम कर रही है। और अपने खुद के प्रीमियम हेल्थ केयर उत्पाद भी तो बना रही हैं। बिल्कुल। और हाल ही में इनका नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ये सिर्फ एक वित्तीय घटना नहीं है, ये असल में पोषण विज्ञान के व्यापार में बदलते हुए रुझानों का एक बहुत बड़ा संकेत है। मैं इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट और प्रेजेंटेशन को काफी बारीकी से पढ़ रही थी और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इनका विस्तार। मतलब ये सिर्फ एक ही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इनका पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ है। वही तो। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये कंपनी असल में करती क्या है, तो हमें इनके काम करने के तरीकों की थोड़ी गहराई में जाना होगा। B2C, B2B2C, मतलब ये सब सुनने में बहुत भारी और तकनीकी लगता है। अगर हम इसे थोड़ी आसान भाषा में समझें तो ये पूरी कंपनी विज्ञान, जटिल मैन्युफैक्चरिंग और एक बेहद उलझी हुई वैश्विक सप्लाई चेन के बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है। अच्छा। उनके कारोबार का जो हिस्सा सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में रहता है वो है उनका B2C मॉडल, यानी सीधे ग्राहकों तक पहुंचने वाला ब्रांडेड न्यूट्रिशन। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन में पेंटाश्योर और ओबेसिगो जैसे नाम देखे थे। जी, पेंटाश्योर वयस्कों के लिए, विशेष रूप से क्रिटिकल केयर, किडनी या डायबिटीज के मरीजों के लिए, और पीडिया गोल्ड बच्चों के लिए। और ओबेसिगो शायद वजन कम करने से जुड़ा है। एकदम सही। ओबेसिगो वजन कम करने के विज्ञान पर आधारित है। यह उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 30% हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी का सिर्फ दिखने वाला चेहरा है। मतलब असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही है। बिल्कुल, असली कहानी तो पर्दे के पीछे वाले बिजनेस की है। पर्दे के पीछे से आपका मतलब उनके उस प्रीमिक्स बिजनेस से है ना, जो बड़ी फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों को जाता है। हाँ, वही प्रीमिक्स सेगमेंट जो उनके रेवेन्यू का लगभग 35 से 40% है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। कोई भी बड़ी एफएमसीजी कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ का मार्केटिंग और रिसर्च बजट है, वो अपने बिस्किट या तेल में विटामिन खुद क्यों नहीं मिला सकती? मतलब उन्हें हेक्सागन जैसी बाहरी कंपनी की जरूरत ही क्यों है? यही वो जगह है जहां विज्ञान का सबसे जटिल रूप सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप आयरन और विटामिन सी को एक साथ मिलाते हैं तो वे तुरंत एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अच्छा, तो वे आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें बिना किसी सुरक्षा के बस ऐसे ही मिला दिया जाए तो उस उत्पाद का स्वाद बिल्कुल धातु या लोहे जैसा हो जाएगा। ओहो, वो तो कोई नहीं खाना चाहेगा। वही तो, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी और पोषण का जो असली असर होना चाहिए वो शून्य हो जाएगा। हेक्सागन के वैज्ञानिक माइक्रो एनकैप्सुलेशन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो वे विटामिन के हर छोटे कण के चारों ओर एक सूक्ष्म परत या किला बना देते हैं। इससे वे पोषक तत्व उत्पाद के अंदर सुरक्षित रहते हैं और इंसान के शरीर में जाने के बाद ही अपना असर दिखाते हैं। हेक्सागन असल में सिर्फ उत्पाद नहीं बेचता, बल्कि स्थिरता या स्टेबिलिटी की विशेषज्ञता बेचता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ चीजें मिलाने या पाउडर घोलने का काम नहीं है, ये तो बिल्कुल आणविक स्तर की इंजीनियरिंग हो गई। ये सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ये काफी उच्च स्तर का विज्ञान है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, इनका तीसरा बड़ा काम ESG या थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का है, मतलब जो गंभीर कुपोषण से लड़ता है। ये यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संस्थाओं को RUTF देते हैं,
मतलब रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड। ये हिस्सा मानवता और जीव विज्ञान दोनों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि जब कोई बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित होता है तो उसका पाचन तंत्र लगभग काम करना बंद कर देता है। तो उसे सामान्य खाना नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसे सामान्य खाना देंगे तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। ये जो RUTF है, ये एक मूंगफली आधारित पेस्ट होता है। इसमें खास तरह का तेल, चीनी, दूध का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व मिले होते हैं। अच्छा, तो ये पचाने में आसान होता है? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पानी में मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पानी में नहीं मिलाना पड़ता। इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि दूषित पानी से बैक्टीरिया पनपने का खतरा नहीं रहता। ये सीधे तौर पर उस कमजोर बच्चे के शरीर में मेटाबॉलिक ईंधन की तरह काम करता है और उसकी जान बचाता है। ये तो सच में जीवन रक्षक है। मतलब अगर इन तीनों हिस्सों को एक साथ देखा जाए तो हेक्सागॉन एक ऐसे अदृश्य शेफ की तरह काम कर रहा है जो बड़ी कंपनियों की रसोई में अपने वैज्ञानिक गुप्त मसाले डालता है, यूनिसेफ के जरिए कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी बनाता है और अब अपने खुद के प्रीमियम B2C रेस्टोरेंट भी चला रहा है। ये एक बहुत ही कमाल का और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हाँ, लेकिन अगर हम मार्जिन के गणित पर आएं तो ये पोर्टफोलियो मुनाफे के मामले में बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता है। बिल्कुल, मार्जिन का जो पूरा ढांचा है वो इस कंपनी के रणनीति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। ESG सेगमेंट में जहां वे बड़े पैमाने पर सरकारों और यूनिसेफ के साथ टेंडर पर काम करते हैं, वहां ग्रॉस मार्जिन 25 से 30% के बीच होता है। क्योंकि वो वॉल्यूम गेम है। सही कहा। और जो प्रीमिक्स वाला B2B2C बिजनेस है, जहां तकनीक का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है, वहां ये मार्जिन 30 से 40% हो जाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, जब बात उनके खुद के ब्रांडेड उत्पादों की आती है, यानी पेंटाश्योर या ओविजीगो, तो मार्जिन सीधे 60 से 68% तक छलांग लगा देता है। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। यही पूरे खेल का केंद्र है। अब मुझे समझ आ रहा है कि अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट बार बार इस B2C सेगमेंट को आक्रामक रूप से बढ़ाने की बात क्यों कर रहा था। एकदम। और इसी रणनीति का सीधा असर हमें वित्तीय वर्ष 26 के उनके वित्तीय प्रदर्शन में देखने को मिलता है। चलिए फिर उन वित्तीय आंकड़ों को ही थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा गणित है जो मुझे थोड़ा उलझावा लग रहा है। बताइए, कौन सा गणित? देखिए, वित्तीय वर्ष 26 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 382.6 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 17.8% की वृद्धि है। ये एक अच्छी लेकिन सामान्य वृद्धि है। हाँ, टॉप लाइन ग्रोथ ठीक ठाक है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं तो एबिटा 52.9 करोड़ रुपए हो गया, मतलब सीधे 32% की छलांग। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, वो तो 37.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि 56% की जबरदस्त वृद्धि है। वही तो मेरा सवाल है। रेवेन्यू सिर्फ 18% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 56% कैसे उछल गया? क्या मैनेजमेंट ने खर्चों में कोई भारी कटौती की है या इसके पीछे कुछ और जादू है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यह किसी खर्च में कटौती का परिणाम बिल्कुल नहीं है। वित्त की दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं, मतलब तय खर्चे, जैसे कि फैक्ट्री का किराया, बड़ी मशीनों की लागत और स्थायी कर्मचारियों का वेतन। ये खर्चे तो होने ही हैं, चाहे आप कितना भी माल बनाएं। हाँ, वो तो फिक्स्ड है। तो हेक्सागॉन ने क्या किया? उन्होंने अपना वो माल ज्यादा बेचना शुरू किया जिस पर उन्हें 60 से 68% का भारी मार्जिन मिलता है, यानी उनका B2C ब्रांडेड सेगमेंट। मतलब वो उत्पाद जिन पर मुनाफा सबसे ज्यादा है। जी हाँ। अब क्योंकि उनके फिक्स खर्चे पहले ही पुराने रेवेन्यू से निकल चुके हैं, इस उच्च मार्जिन वाले B2C सेगमेंट से आने वाले हर अतिरिक्त रुपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे बॉटम लाइन में चला जाता है। अच्छा, यानी सीधे शुद्ध मुनाफे में जुड़ जाता है। एकदम सही। इसीलिए रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन मुनाफा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ये तो बहुत ही शानदार रणनीतिक कदम है। सिर्फ ज्यादा बेचना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीजें बेचना ज्यादा अहम है। और इसका असर उनकी बैलेंस शीट की मजबूती पर भी तो दिख रहा है। मैंने डैशबोर्ड पे देखा कि उनका डेट टू इक्विटी अनुपात सिर्फ 0.13 रह गया है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि वे लगभग कर्जमुक्त कंपनी बन चुके हैं। और सिर्फ कर्ज ही नहीं, किसी भी व्यापार की असली सफलता तो इस बात से मापी जाती है कि वे अपनी पूंजी का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं।
मैंने पढ़ा कि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 17.1% से बढ़कर 20.9% हो गया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17.8% तक आ गया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी का प्रबंधन पूंजी आवंटन या कैपिटल एलोकेशन के मामले में बेहद अनुशासित है। ये सब सुनकर तो लगता है कि जैसे ये कोई परफेक्ट कंपनी है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन शेयर बाजार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, जब कोई तस्वीर इतनी साफ और सुंदर दिखती है तो मुझे थोड़ा शक होने लगता है। चलिए थोड़ा उन हिस्सों की बात करते हैं जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के चमकीले पन्नों के पीछे कहीं छिपे हुए हैं। अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखाई दिया। कौन सा विरोधाभास? डाइवर्सिफिकेशन है। वे सिर्फ भारत की घरेलू मांग पर निर्भर नहीं है। बात सही है, लेकिन इसी के साथ जुड़ा है मेरा सबसे बड़ा सवाल। कंपनी अपनी जरूरत का लगभग 24% कच्चा माल आयात करती है, जिसमें महत्वपूर्ण विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड शामिल है, और ये सब चीन, यूरोप, सिंगापुर और कोरिया से आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आज की दुनिया को देखिए, लाल सागर में तनाव है, यूरोप में युद्ध चल रहा है, वैश्विक सप्लाई चेन के तार जगह जगह से टूटे हुए हैं। तो क्या इस तरह से आयात पर इतनी भारी निर्भरता इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है? ये किसी भी गंभीर विश्लेषक के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए। और आपको बता दूं, अर्निंग कॉल में भी विश्लेषकों ने मैनेजमेंट से ठीक यही सवाल उठाया था। तो मैनेजमेंट ने इसका क्या जवाब दिया? प्रबंधन ने इसके बचाव में 2 मुख्य बातें कहीं। पहला तर्क उनका ये था कि वे खाद्य सामग्री के व्यवसाय में हैं, जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता है, इसलिए उन पर भू राजनीतिक तनाव या युद्ध का सीधा असर तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं। और दूसरी बात? दूसरा, उन्होंने कहा कि वे कच्चे माल की कमी या कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री रखते हैं, यानी जरूरी कच्चे माल का रणनीतिक भंडार। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती भी है तो वे B2C सेगमेंट में इस बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल सकते हैं। मतलब वे सीधा MRP बढ़ा देंगे? हाँ, उनका दावा है कि वे कीमतें पास ऑन कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये तर्क मुझे थोड़ा कमजोर और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लागत ग्राहकों पर डाल देंगे, ये कॉन्फ्रेंस कॉल में कहना बहुत आसान है, लेकिन बाजार में करना बहुत मुश्किल, विशेषकर तब जब आप B2C बाजार में एबॉट और नेस्ले जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लड़ रहे हों। ये एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। मान लीजिए कि वैश्विक बाजार में वे प्रोटीन या विटामिन सी की कीमतें अचानक दोगुनी हो जाती हैं। अब नेस्ले के पास इतनी गहरी जेब है कि वो अपनी बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए इस नुकसान को खुद उठा लेगी। वो शायद कीमतें ना बढ़ाए। हाँ, वे मार्जिन की कुर्बानी दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हेक्सागॉन ने ऐसे दबाव में अपनी कीमतें बढ़ाईं तो ग्राहक तुरंत नेस्ले या एबॉट की तरफ चले जाएंगे और ये बाजार से बाहर हो जाएंगे। वे इतनी आसानी से लागत पास ऑन नहीं कर सकते। क्या मैनेजमेंट अपनी प्राइसिंग पावर को लेकर थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं हो रहा है? आप एकदम सही नस पकड़ रही हैं। ये सिर्फ आशावाद नहीं है, बल्कि ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा व्यावसायिक जोखिम या एग्जीक्यूशन रिस्क है। वही तो। मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री है वो आपको 3 या 6 महीने तक झटकों से बचा सकती है, लेकिन अगर सप्लाई चेन की समस्या लंबी खिंच गई तो हेक्सागॉन जैसे मध्यम आकार के खिलाड़ी का मार्जिन बुरी तरह पिचक सकता है। नेस्ले और डैनोन के पास जो प्राइसिंग पावर है वो हेक्सागॉन के पास अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है। और निवेशकों को इस भेद्यता पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। बिल्कुल रखनी होगी। और ये भेद्यता सिर्फ आयात या सप्लाई चेन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थिति देखें तो वहां भी मुझे एक अजीब तस्वीर नजर आई। आप उनके क्षमता उपयोग की बात कर रही हैं? हाँ, उनके पास नासिक, चेन्नई, थूथुकुडी और उज्बेकिस्तान में कुल 4 प्लांट हैं, लेकिन इन प्लांट्स का औसत क्षमता उपयोग सिर्फ 30 से 40% के आसपास है और ESG सेगमेंट में तो ये 35 से 50% ही है। आंकड़े तो यही कहते हैं। तो ये सीधे तौर पर पूंजी की भारी बर्बादी है। ये तो एग्जीक्यूशन रिस्क का एक और बहुत बड़ा संकेत है। सतही तौर पर देखने पर यह सचमुच पूंजी की भारी बर्बादी ही लगती है और अर्निंग कॉल में प्रबंधन को इस मुद्दे पर काफी तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ा। तो उन्होंने खुद का बचाव कैसे किया? उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वो असल में उनके बिजनेस मॉडल की एक और जटिलता को सामने लाता है। उनका कहना है कि ESG सेगमेंट में जो संयुक्त राष्ट्र या विश्व खाद्य कार्यक्रम के टेंडर आते हैं वे बिल्कुल भी पूर्वानुमानित नहीं होते। मतलब उन्हें पता नहीं होता कि ऑर्डर कब आएगा। हाँ, वे टेंडर अचानक आते हैं, अक्सर किसी वैश्विक संकट के समय, और उनकी मात्रा बहुत विशाल होती है। अच्छा,
तो वे जानबूझकर अपनी फैक्ट्रियों को खाली रखते हैं ताकि जब वो बड़ा अचानक वाला ऑर्डर आए तो उनके पास उसे पूरा करने की क्षमता हो। उनका यही तर्क है। उनका कहना है कि अगर वे पहले से ही अपनी फैक्ट्रियों में 100% क्षमता पर काम कर रहे होंगे और अचानक यूनिसेफ का कोई बड़ा संकटकालीन टेंडर आ जाए तो वो उसे ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये खाली क्षमता पूंजी की बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का बफर है। ठीक है, मैं इस टेंडर वाले बफर तर्क को एक हद तक मान लेती हूँ, लेकिन क्या यही बफर वाला तर्क उनके वर्किंग कैपिटल पर भी लागू होता है? आप ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल। वित्त वर्ष 26 के आंकड़ों में उनके ट्रेड रिसीवेबल्स यानी वो पैसा जो उन्होंने माल बेच दिया है लेकिन बाजार में फंसा हुआ है, वो 60 करोड़ से उछलकर लगभग 82 करोड़ रुपए हो गया। ये एक बड़ा उछाल है ना? एक तरफ आप छाती ठोक कर कह रहे हैं कि आप कर्ज मुक्त हैं और दूसरी तरफ आपका करोड़ों रुपया बाजार में फंस रहा है। ये तो सीधे तौर पर कंपनी के कैश फ्लो को चोक कर सकता है। इस पर मैनेजमेंट का स्पष्टीकरण ये था कि तीसरी और चौथी तिमाही में उन्होंने घरेलू प्रीमिक्स और ESG सेगमेंट में असाधारण रूप से बड़ा माल डिस्पैच किया था। अच्छा, साल के एंड में बड़ी डिलीवरी हुई? जी, और इन बड़े सरकारी या संस्थागत ऑर्डर्स के भुगतान का चक्र अक्सर लंबा होता है, करीब 60 से 90 दिनों का। इसलिए मार्च के अंत में ये सारा पैसा रिसीवेबल्स में दिख रहा है। उनका दावा है कि ये स्थिति पूरी तरह से अस्थायी है और जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मान लेते हैं कि अस्थायी है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, असली चुनौती तो उनके उस 60% मार्जिन वाले B2C सेगमेंट में ही छिपी है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन दिखाई देता है। बिल्कुल। अगर हेक्सागॉन को लंबी अवधि में सफल होना है तो उन्हें टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी मजबूत पैठ बनानी होगी। मैंने पढ़ा कि वे अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं, ई-कॉमर्स पर फोकस कर रहे हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी MR की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। हाँ, जो टियर 2 शहरों में डॉक्टरों के क्लिनिक के बाहर खड़ी होगी। लेकिन जरा सोचिए, एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर एबॉट का MR भी खड़ा है और हेक्सागॉन का भी। डॉक्टर को हेक्सागॉन के ब्रांड जैसे पेंटाश्योर पर भरोसा क्यों करना चाहिए जबकि एबॉट दशकों से वहां है? यही वो असली एग्जीक्यूशन रिस्क है जो किसी भी B2C कंपनी को बनाया बिगाड़ सकता है। हेक्सागॉन सिर्फ एक आम कंज्यूमर उत्पाद नहीं बेच रहा है, वे डॉक्टरों को विज्ञान बेच रहे हैं। और डॉक्टरों को समझाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। अर्निंग कॉल में उन्होंने बताया कि वे मेडिकल सम्मेलनों को प्रायोजित कर रहे हैं, डॉक्टरों के लिए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों को वैज्ञानिक डेटा के साथ समझाना होगा कि उनके मल्टीपल प्रोटीन ब्लेंड्स या खास फॉर्मुलेशन स्थापित मल्टीनेशनल ब्रांड से बेहतर क्यों हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में भारी पैसा और समय खर्च होता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए, इसमें सालों का लगातार निवेश लगता है। मतलब ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। उन्हें अपनी ब्रांडिंग और डॉक्टर नेटवर्क बनाने में बहुत पसीना बहाना होगा और इस दौरान उनके मार्जिन पर दबाव आ सकता है। 9.6 की एक बेहद मजबूत रेटिंग दी है। और सच कहूं तो ये रेटिंग हवा में नहीं दी गई है। उनके उच्च गुणवत्ता वाले मुनाफे, कुशल ऑपरेटिंग लीवरेज, एक लगभग कर्जमुक्त बैलेंस शीट और तीनों दिशाओं में बटावा डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल इस उच्च रेटिंग को सही ठहराते हैं। हाँ, मजबूती तो है, लेकिन जैसा कि हमने गहराई से देखा, क्षमता का कम उपयोग, चीन और यूरोप पर आयात की निर्भरता और B2C बाजार में नेस्ले, एबॉट जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर, ये कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें कोई भी निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकता। सही कहा। कंपनी एक शानदार वैज्ञानिक आधार पर खड़ी है, लेकिन इसका असली इम्तिहान बाजार की उस खुरदरी जमीन पर ही होगा जहां ब्रांड की वफादारी तय होती है। एकदम। वैसे हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल की तरफ इशारा करती है जो पोषण के भविष्य से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो क्या? देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हेक्सागॉन जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रीमिक्स बना रही हैं और सरकारें फोर्टिफाइड चावल या तेल पूरे देश को बांट रही हैं। इसे मास मार्केट अप्रोच कहते हैं, सबके लिए एक जैसा। लेकिन न्यूट्रिशनल साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ये मॉडल शायद जल्द ही पुराना हो जाए। तो आप किस तरह के भविष्य की बात कर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आने वाले दशक में हेक्सागॉन जैसी कंपनियां बड़े बड़े कारखानों में टनों प्रीमिक्स बनाने के बजाय आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा, आपके रोजमर्रा के ब्लड वर्क या यहां तक कि आपके DNA प्रोफाइल का विश्लेषण करें। DNA के आधार पर पोषण? बिल्कुल। और उस डेटा के आधार पर एक 3D प्रिंटेड पर्चे वाला प्रीमिक्स तैयार हो जो सीधे आपके घर पहुंचे। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही विटामिन और खनिज होंगे जिनकी आपके शरीर को उस खास दिन जरूरत है। अरे वाह,
ये तो पूरी तरह से विज्ञान कथा जैसा लगता है ना? क्या पोषण का भविष्य इस मास मार्केट से हटकर पूरी तरह से हाइपर पर्सनलाइज्ड होने वाला है? और अगर ऐसा सच में होता है तो क्या हेक्सागॉन जैसी कस्टम ब्लेंड्स की विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियां ही इस नए युग पे राज करेंगी? ये एक ऐसा विचार है जो सच में पूरी स्वास्थ्य सेवा और फूड इंडस्ट्री की नींव हिला सकता है। मतलब हमारा वो अदृश्य शेफ आने वाले समय में सिर्फ कारखानों में नहीं बल्कि हमारे डीएनए की जरूरतों के हिसाब से हमारी रोज की प्लेट सजाएगा। बिल्कुल, ये पोषण का अगला बड़ा फ्रंटियर हो सकता है। ये भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने शरीर और पोषण को किस तरह देखते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए भी उतनी ही दिलचस्प रही होगी जितनी हमारे लिए थी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई गुत्थियों के साथ।